मेरे भैया बहुत ध्यान देंगे। आज हम इतिहास के पाठ 2 कंपनी की सत्ता की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग को यह ज्ञात होना चाहिए, भारत में जो मध्यकालीन भारत था उस समय मुस्लिमों के शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा था, लेकिन उसी कालक्रम में भारत में ब्रिटिशों ने व्यापार करने के लिए आया और एक व्यापारी के रूप में यहाँ आता है और किस प्रकार यहाँ अपना पांव पसारना शुरू कर देता है, किस प्रकार अपने कंपनी का विस्तार करने लगता है और उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें आती है उसको हम ध्यान से सुनेंगे। जैसे याद रखने योग्य नए शब्द कुछ इस पाठ में दिया है, पहले उसको हम जानेंगे जिससे बात हमको समझ में आ जाएगी यह शब्द क्या है। जैसे पहला शब्द है वाणिज्यवाद। आप सबों को पता है व्यापार की जो प्रक्रिया है या व्यापार करने का जो तौर तरीका है यह वाणिज्यवाद है और इसमें अंग्रेजों का मुख्य मकसद व्यापार करना ही था। इसलिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से ही आई थी। आप सबों को पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ब्रिटिश कंपनी नहीं है। जो भी कंपनियां भारत के पूर्वी भाग से आई थी वह सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। इसलिए इस शब्द में जो जुड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट माने पूरब, इंडिया माने भारत और कंपनी माने वह व्यापारिक कंपनी या उद्योग, वह ब्रिटिश कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी हो, वो डच हो, जो भी है उसमें अधिकारी को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा गया जो पूर्वी भाग से आई। इसमें यह ब्रिटिश कंपनी भी 1600 ईस्वी में या पूर्वी भाग से जाती है, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो यह वाणिज्यवाद है। दूसरा शब्द है इसमें कारखाना। कारखाना जहां पर उद्योग स्थापित करते हैं, जहां पर सामान को बनाते हैं, यह कारखाना है। लेकिन इस पाठ में जो कारखाना का शब्द है इससे मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अपने व्यापार के क्रम में जो कच्चे माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता था या मंगाता था या भेजता था, वह स्थल, वह जगह यहाँ पर कारखाना है। कारखाना का मतलब वो फैक्ट्री है, उद्योग है। लेकिन इस पाठ में ये कारखाना शब्द जो आया है, यह अंग्रेजों के उद्योग और कच्चे माल या मंगाने का या भेजने का जो स्थल था, जगह था, उसको यह कारखाना का है। इसलिए इस पाठ में यह बात आई है। तीसरा शब्द आया है दीवानी। दीवानी शब्द जो है इसमें मुख्य रूप से वो अंग्रेजों ने अपना एक कर वसूलने के लिए दीवान नियुक्त करता था, रखता था, जो उसका टैक्स वसूला करे। और वह जो है अंग्रेजों का वह एक व्यक्ति था, एक आदमी था जो टैक्स को वसूलता था और वह दीवान जो था अंग्रेजों का अपना आदमी था। इसलिए यहाँ यह दीवानी शब्द आया है। इसके बाद शब्द आया है रेजिडेंट। इसमें मुख्य रूप से रेजिडेंट शब्द जो है यह कंपनी अपने अधीन देशी रियासतों में एक अपने एजेंट को रखता था, एक प्रतिनिधि को रखता था, जो अंग्रेजों को यहाँ की सूचना को, उस रियासत के सूचनाओं को अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य करता था। वह व्यक्ति जो है वह रेजिडेंट के रूप में जाना जाता था और वह अंग्रेजों का अपना व्यक्ति था, जो कंपनी में या उस रियासत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी सूचना अंग्रेजों तक देने का कार्य करता था। तो यह सभी जो है ये नए शब्द है और यह पाठ 2 में ये शब्द आया है। अब इस पाठ को विस्तृत रूप से हम देखेंगे। अब देखते हैं जो विस्तृत रूप से इसमें पहला है वाणिज्यवाद। यहाँ वाणिज्यवाद की जो चर्चा की, इसमें देखेंगे कि इस वाणिज्य में क्या क्या होता था। मुख्य रूप से देश के अधिकाधिक क्षेत्रों में यह कार्य व्यवस्था को, व्यवसायिक संस्था को मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाने के लिए, भरपूर मुनाफा तभी कमाया जा सकता जब अधिक से अधिक सामानों को अंग्रेज अपने उन क्षेत्रों में भेजने का कार्य करता था जिन क्षेत्रों में उसको अधिक मुनाफा होता था। भारत में अंग्रेजों ने इस वाणिज्य के कार्य के लिए अपने अनुकूल कच्चे मालों का, कच्चे फसलों का उत्पादन करता था, जिसमें जूट की खेती करता था, कपास की खेती करता था, नील की खेती करता था, कॉफी की खेती करता था और उस सामानों को, उस कच्चे मालों को अपने उन क्षेत्रों में भेजता था जहां पर उनका उपनिवेश था। ऐसी बात नहीं है कि भारत में ही अपने उन फसलों का उपयोग वो करता था, वह अन्य देशों में भी
अन्य देशों में भी जहां उसका उपनिवेश चलता था वहां पर भी बेच करके उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाता था, या यहाँ से उसकी खेती करके और ब्रिटेन में भेजता था और वहां से फिर सामान को बना करके वो आयात कराता था और महंगे रेट में यहाँ बेचता था। इसलिए अधिक से अधिक वह मुनाफा कमा सके, इसके लिए वह वाणिज्यिक कार्य किया, व्यापारिक कार्य किया, और उसका मूल मकसद था अधिक से अधिक पैसा कमाना। भारत में वह अधिक से अधिक पैसा कमाना, दो मकसद से भारत में आया था। उसका पहला मकसद था व्यापार करके अधिक से अधिक पैसा कमाना, और दूसरा मकसद था अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। वह शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अन्य माध्यम, जिन माध्यमों से उनका अपना मकसद पूरा हो सके वह कार्य करता था। और वाणिज्यिक कार्य वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया, और विश्व के अधिकाधिक देशों में यह कार्य उसका होता था जिससे अधिक से अधिक वह पैसा कमा सके। व्यापारिक युद्ध भी भारत के अलावा अन्य कंपनियों के साथ उसका होता है। हम सबों को यह ज्ञात है, हम सभी लोग जानते हैं, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां आई थी और अपने अपने हिसाब से यहाँ पर वह कार्य कर रही थी, जिसमें पुर्तगाली कंपनी भी थी, डच है, उसके बाद फ्रांसीसी है, भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां आई, लेकिन वह यहाँ पर जम नहीं पाई। लेकिन अधिकाधिक यहाँ अंग्रेजों का ही समय रहा, अंग्रेज ही अधिक दिनों तक रह पाए। इसका कारण यह था कि वह सबसे अपने आप को ताकतवर बनाया। डच है, फ्रांसीसी है, और यह ब्रिटिश कंपनी जो है, इसमें ब्रिटिश कंपनियों ने फ्रांसीसी कंपनियों को, डच कंपनियों को परास्त किया। अंत में ये फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में यह संघर्ष हुआ और फ्रांसीसी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी से परास्त हो जाती है। यह जो युद्ध हुआ, यह जो संघर्ष हुआ, इसका एक ही मकसद था। अंग्रेजों का मानना था कि हम यहाँ पर अकेले रहें और जो भी मुनाफा कमाना है वह मैं अकेले कमाऊं, दूसरी कंपनी यहाँ पर अपना पांव नहीं पसारे। इसलिए अन्य कंपनियां जो यहाँ पर थी उनको भगाने के लिए उनके साथ ये कंपनी युद्ध की, और ब्रिटिश कंपनियां अन्य कंपनियों को भारत से भगाने का कार्य की और अपना पांव पसार ली। और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद यह कंपनी अपने हाथ में सत्ता को भी ले लेती है और धीरे धीरे यह एक कंपनी से, एक व्यापारी से यहाँ का शासक बन जाती है और अपना व्यापार यहाँ पर करने लगती है, जिसका परिणाम यह होता है, यह भारत, यह ब्रिटिश जो है मध्यकालीन मुस्लिम सल्तनत को समाप्त करके, मुसलमानों को पराजित करके, मुस्लिम शासकों को कमजोर करके यह सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और आधुनिक भारत के इतिहास में अपना वर्चस्व स्थापित करता है, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है और लगभग 200-250 वर्षों तक यहाँ पर शासन करता है। इसलिए यह संघर्ष और युद्ध अन्य कंपनियों से अपने मकसद को साधने के लिए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह कंपनियां अन्य कंपनियों के साथ युद्ध की। आगे हम देखते हैं, बंगाल के विभाजन में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष आगे बढ़ता है और यहाँ पर यहाँ के जो नवाब थे उनके बीच में अपनी प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए उनके ऊपर यह अपना भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देता है, इसलिए कि वह इनके अनुसार चले और सत्ता में इनकी दखलदानी हो जाए। इस सिद्धांत के लिए, इस कार्य के लिए वह अपना दखलदान देता है। कारण यह था कि वह कंपनी जो है या व्यापारी जो है सिर्फ व्यापार के मकसद से नहीं आया, इसका मूल मकसद था भारत के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना। और भारत के शासन व्यवस्था किस विधि से, किस तौर तरीके से हाथ में आवे, इसके लिए यह अपना भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडा, भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीका अपनाने लगता है। इसके मन में यह बात थी कि जो यहाँ का शासक है वह मेरे अनुकूल शासन करने का कार्य करे और मेरे अनुकूल जब वह कार्य करेंगे तो इस सत्ता में मेरी दखलदारी हो जाएगी, इस सत्ता में हम प्रवेश कर जाएंगे और मेरे प्रवेश करने के बाद मेरी यहाँ की व्यवस्था मेरे अनुसार चलेगी।
व्यापार के साथ साथ शासन व्यवस्था भी हम अपने अनुसार चलाएंगे और तब अपने मनोनुकूल, अपनी इच्छा अनुकूल अधिक से अधिक हम यहाँ से धन को कमा सकेंगे, यहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकेंगे और तब हमारा व्यापार व्यवस्थित होगा और इसके बाद हम कार्य करेंगे। इसलिए अपने अनुकूल शासकों को अपने शासन व्यवस्था में स्थापित करने के लिए वो अपना षड्यंत्र रच रहा था, अपनी नीति निर्देश का कार्य कर रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि वह आगे चल करके यहाँ के शासकों को कमजोर कर देता है, शासन व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है और यहाँ की आज़ादी को, यहाँ की स्वतंत्रता को, यहाँ मुस्लिम सल्तनत की व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है और इसमें अपनी शासन व्यवस्था को कायम करता है और यहाँ शासन करना शुरू कर देता है, जिसका परिणाम हुआ सोने की चिड़िया जैसे भारत को वह लूटा खसोटा और इस देश से अधिकाधिक संपत्ति को अपने देश को ले गया और भारत को कंगाल बना दिया, खाली बना दिया और एक सोने की चिड़िया को यहाँ एक खोखला बना करके छोड़ दिया। मेरे प्यारे भैया बहन, आज इस विषय वस्तु में, इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में हम इस विषय वस्तु को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।